दानापुर नाम का एक गांव था। वो गांव इतना खूबसूरत था कि बस लोग देखते ही रह जाते थे। वहाँ के लोग बहुत ही सरल और सादे थे। लेकिन उस गांव में एक वर्षों पुरानी हवेली थी, जिसके पास जाने से लोग डरते थे, क्योंकि वहाँ वो थी। एक दिन शाम हो चुकी थी। नरेश और सुनील नाम के दो लड़के जो अपने घर जा रहे थे। सुनील ने नरेश से कहा, लगता है बारिश शुरू हो रही है। अरे जल्दी जल्दी चल नरेश। नरेश ने कहा, हाँ हाँ चल रहा हूँ, लेकिन तू ये हवेली की तरफ क्यों ले जा रहा है भाई? सुनील बोला, अरे ये छोटा रास्ता है ना। नरेश ने कहा, हाँ ये बात तो है, जल्दी चल चल। लेकिन जैसे ही वो लोग हवेली के पास पहुंचे तो बारिश बहुत तेज हो गई और ओले भी गिरने लगे। नरेश बोलने लगा, हे भगवान, ओले गिरने लगे। अरे भैया मेरा तो सिर ही फूट जाएगा इन ओलों से। सुनील बोला, हाँ, अरे जल्दी कोई छत ढूंढ। अरे अरे, सामने वो हवेली है ना, इसमें चलते हैं, चल। नरेश बोला, अरे नहीं नहीं भैया, उस हवेली में मत जा। सुनील बोला, अरे तुझे रुकना है तो रुक, लेकिन मैं तो जा रहा हूं अंदर। मुझे चोट खाने का कोई शौक नहीं है, समझा? दोनों हवेली के अंदर जा खड़े हुए और फिर उन्होंने नजर घुमाकर हवेली को देखा। हवेली इतनी पुरानी थी जितना पुराना गांव, लेकिन इतनी पुरानी होने के बावजूद वो जर्जर नहीं थी। लेकिन यहाँ डरावनी जरूर थी। नरेश ने कांपती हुई आवाज में बोला, अरे यार, ये बारिश के चक्कर में हम कहाँ आकर रुक गए। जल्दी बारिश रुके तो हम यहाँ से भागें। तभी सुनील ने कहा, अरे अरे भाई, ये आवाज किसकी है? नरेश बोला, कौन सी आवाज? ए भाई मजाक मत कर यार। आवाज आ रही थी, ये कौन आ गया? कौन आ गया? ये कौन आ गया? उन दोनों ने घूम कर देखा तो हवेली के एक कोने में अजीब सी बुढ़िया बैठी थी, जिसके सफेद बाल खुले हुए थे और वो कुछ बड़बड़ा रही थी। नरेश और सुनील डर से कांप उठे और फौरन बाहर भागे। बाहर अभी भी ओले गिर रहे थे, लेकिन इस बार वो ओलों की चोट खाते हुए अपने घर की तरफ भाग गए। वे जब अपने घर पहुंचे तो नरेश ने बोला, अरे भैया, लोग सही कहते हैं। अरे वहां कुछ है भैया, मैं तो कसम खाता हूं, अब उस तरफ नहीं जाऊंगा। दानापुर गांव में कुछ दिन बाद एक बड़ी अजीब घटना हुई। गांव में चार नए लोग पहुंचे। एक नौजवान जोड़े के साथ दो नौजवान लड़के। गांव की चौपाल में सभी इकट्ठे हुए। गांव के मुखिया ने कहा, अरे भाई, आप लोग कौन हैं और इस गांव में कैसे आना हुआ? उसमें से एक ने कहा, नमस्ते, मेरा नाम सोहन है, यह मेरी पत्नी स्नेहा है और यह मेरे भाई है अमर और अमन। हम यहाँ अपनी हवेली बेचने आए हैं जो गांव के पूर्व में है। गांव के एक आदमी ने कहा, कौन सी हवेली? वो जो बरगद के पेड़ के पास वाली, वो वही है ना? सोहन ने कहा, हाँ हाँ वही, हमारे दादाजी की थी, अब हम उसे बेचना चाहते हैं। ये सुनकर मुखिया हैरान रह गया और सब फुसफुसाने लगे। तभी मुखिया गंभीर होकर बोला, बेटा, वो हवेली आज भी गांव के डर का कारण है। वहां एक बुढ़िया दिखती है, अजीब सी। कोई नहीं जानता कि वो असली है या आत्मा। कोई भूत है, पता नहीं, या फिर हमारा वहम। सोहर ने कहा, गांव में ऐसी अफवाहें आम बात है। हमने भी शहर में ऐसे किस्से खूब सुने हैं। हम सब आज ही हवेली में जाकर देखेंगे और कल ही उसके कागज फाइनल कर लेंगे। नरेश और सुनील भी वहां खड़े थे। दोनों की आंखों में डर था, लेकिन आखिर वो बोल ही पड़े, अरे भाई साहब, मत जाइए। हमने अपनी आंखों से देखा था उसे। वो औरत इंसान नहीं लगती। हाँ, उसके पास जाने से खतरा हो सकता है। सोहन ने कहा,
अगर वो हवेली मेरी है तो मुझे ये देखना चाहिए ना कि उसमें क्या है। ये कहकर वो चारों हवेली की ओर बढ़ी। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंची, सबने उसे निहारा। हवेली पुरानी जरूर थी, लेकिन उसकी दीवारों पर एक अजीब किस्म की चमक थी। स्नेहा ने हवेली देखकर कहा, वाह, यह हवेली तो किसी राजमहल जैसी लगती है। इतनी मजबूत दीवारें, कितनी भव्य है। अमर ने कहा, ये बेचेंगे तो करोड़ों मिलेंगे भाई। अमर ने कहा, चलो अब अंदर चलते हैं। जैसे ही वो चारों अंदर गए, एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो। लेकिन चारों ने नजरअंदाज किया। अंदर से घर अब भी चमक रहा था, जैसे समय ने उसे छुआ ही ना हो। सोहन वहां खड़ा होकर बोला, सोचो यार, इतने बड़े घर में लोग रहते होंगे। तभी स्नेहा ने कहा, लेकिन ये कैसी आवाज है कि कौन आ गया। ध्यान से तीनों ने सुना तो सभी को सुनाई दिया, ये कौन आ गया, ये कौन आ गया। स्नेहा ने कहा, कोई बोल रहा है शायद। चलो उस तरफ चलते हैं, देखती हूं कौन इतना नाटक कर रहा है। चारों उस कोने की ओर बढ़ी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी चमगादड़ों का एक झुंड छत से निकला। स्नेहा चीख पड़ी, अरे भागो भाई, हे भगवान, यह हवेली तो जंगल हो रखी है। सोहन ने कहा, अरे अफवाहों का भूत और असली जानवरों का आतंक। फिर वे चारों हवेली की सुंदरता और रहस्यमयी माहौल से प्रभावित होकर वहां से निकलने ही वाले थे कि अचानक हवेली के अंदर एक अंधेरे कोने में कुछ हिलता डुलता दिखा। सभी की निगाहें उस कोने की ओर मुड़ी। वहां एक औरत बैठी थी, उसी हवेली की, वही रहस्यमयी बुढ़िया जिसकी बातें गांव वाले करते थे। खुले सफेद बाल, सूखी सिलवटों वाली त्वचा और पथराई आंखें। स्नेहा ने कहा, वो देखो, वो वहां कोई है। सोहन बोला, अच्छा चल चलते हैं। अमन बोला, ये वही बुढ़िया लगती है जिसके बारे में गांव वाले बता रहे थे। स्नेहा बोली, नहीं, अब जब सामने दिख रही है तो बात करनी चाहिए। स्नेहा साहस करके धीरे धीरे उस बुढ़िया के पास गई। जैसे ही वो पास पहुंची, बुढ़िया अचानक कांपती हुई खड़ी हो गई। स्नेहा ने बुढ़िया से पूछा, आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रही हैं? बुढ़िया ने कहा, तुम लोग कौन हो? क्यों आए हो यहाँ? यहाँ कोई नहीं आता। फिर तुम क्यों आए हो? सोहन बोला, हम इस हवेली को बेचने आए हैं। ये हमारे दादा की हवेली है। बुढ़िया बोली, और अब मैं खजाने की रखवाली कर रही हूं। वे चारों चौंक कर बोले, खजाना? बुढ़िया ने कहा, हाँ, बहुत साल पहले मैंने इस हवेली में खजाना छुपाया था, पर अब याद नहीं कहाँ रखा है, कहाँ दफना दिया, समझ नहीं आता। बुढ़िया के खजाना शब्द ने चारों के मन में एक साथ बिजली की तरह लालच जगा दिया। उनकी आंखों में अब हवेली की कीमत से ज्यादा उस अदृश्य खजाने की चमक तैरने लगी। अमर ने कहा, अगर ये खजाने की बात सच हुई तो हम करोड़पति बन सकते हैं भाई। और जब खजाना मिल जाए तो इस बुढ़िया को यहां से निकाल फेंकेंगे। अमन बोला, हाँ, डराने के अलावा करती क्या है ये? बिल्कुल भाई। स्नेहा ने कहा, चलो खोजना शुरू करें। अम्मा, वो खजाना कहाँ है? बुढ़िया बोली, क्या पता। फिर वो सब लोग पूरी हवेली में खजाना ढूंढने लगे। बुढ़िया भी दीवारों पर थपथपाती, जमीन को सूंघती, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन 4 घंटे तक पूरी हवेली छान मारने के बाद भी कुछ नहीं मिला। चारों फिर आकर खड़े हुए और बोले, अब तो रात होने वाली है यार, कुछ नहीं मिला, शायद ये औरत पागल है। स्नेहा ने बुढ़िया से कहा, हम कल फिर आएंगे, तब तक आप याद करने की कोशिश करना
कि वो खजाना कहाँ है। उसके बाद चारों लोग गांव लौट आए। अगली सुबह चौपाल पर भीड़ जमा हुई। ये चारों भी पहुंचे। चारों ने बुढ़िया के बारे में बताया। गांव वालों को जब ये पता चला कि उन्होंने बुढ़िया से बात की और खजाने की भी बात सुनी, तो पूरा गांव भौचक्का रह गया। नरेश ने कहा, क्या तुमने उससे बात की? उसने सच में खजाने की बात कही? हम बरसों से डरते आए हैं उस हवेली से, और तुम लोग खजाना ढूंढ रहे हो। मुखिया ने कहा, अगर सच में खजाना हुआ तो हम सबको फायदा होगा फिर। सोहन बोला, फिर चलो हमारे साथ। अगर कोई खजाना मिला तो हिस्सा मिलेगा। गांव वाले पहले तो हिचकिचाए, लेकिन हिस्सा शब्द सुनकर उनकी आंखों में भी चमक आ गई। फिर उन चारों के साथ गांव वाले भी हवेली पहुंचे। नरेश की नजर जैसे ही बुढ़िया पर पड़ी, वो जोर से बोला, वो देखो भाई, वही बुढ़िया। हे भगवान, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं यहाँ वापस आ गया। तभी सोहन ने कहा, चलो सब आज इस हवेली का कोना कोना उलट डालो, चलो। फिर लोगों ने हवेली के हर कोने को अच्छी तरह देखा, यहाँ तक कि बाहर बगीचे में खुदाई भी शुरू कर दी। कुछ घंटे बीते, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। तभी सुनील की नजर हवेली के पिछले हिस्से पर गई, जहां छत का एक हिस्सा टूटकर गिरा हुआ था। अरे ओ भैया, इधर आओ, देखो। अरे यहाँ कुछ है शायद। कहाँ? अरे ये मलबा हटाओ, इसके नीचे कुछ है। सबने मिलकर मलबा हटाया और नीचे एक पुराना पत्थर निकला जो जमीन से अलग दिख रहा था। जैसे ही उसे हटाया गया, नीचे सीढ़ियां दिखाई दी, एक तहखाने की ओर जाने वाली। सब चौंक गए। वो लोग बारी बारी तहखाने में उतरे। तहखाने में बहुत अंधेरा था, सीलन भरी हवा और मकड़ी के जाले। सबने अपनी टॉर्च जलाकर जगह जगह टटोला। तभी अमन की नजर एक लोहे के पुराने संदूक पर पड़ी। ओह, इधर देखो, कुछ मिला है। एक संदूक। संदूक भारी था, लेकिन गांव वालों की मदद से बाहर ले आया गया। जैसे ही बुढ़िया ने उस संदूक को देखा, वो पागलों की तरह झूमने लगी। मिल गया मेरा खजाना, मिल गया मेरा खजाना, हाँ मेरा खजाना। वहां मौजूद सभी लोग खुशी से झूमने लगे। अब उन्होंने फटाफट संदूक खोला, लेकिन उसके अंदर जो था वो देखकर सबकी रूह कांप गई। उस संदूक में खजाना नहीं, एक बच्चे का कंकाल था। स्नेहा ने कहा, ये क्या है? ये तो किसी बच्चे का कंकाल है। सब लोग थोड़ा पीछे हट गए, लेकिन बुढ़िया संदूक को पकड़कर बैठ गई और इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सुहर ने कहा, ये क्या है? तुमने तो कहा था खजाना है, जवाब दो, ये क्या है? बुढ़िया ने कहा, बताती हूँ, सारा सच बताती हूँ। बुढ़िया ने बताना शुरू किया कि उसका नाम सुलेखा है। एक समय में वो जवान और सुंदर और भोली भाली औरत थी। सुलेखा अपने पति और ससुर के साथ इस हवेली में रहती थी, पर किसे पता था कि जिस घर को वह स्वर्ग समझती थी, एक दिन उसका नर्क बन जाएगा। सुलेखा गर्भवती थी और उसकी बेटी हुई थी। दाई ने बच्ची को बाहर लेकर आई और सबको बताया, बाबूजी, वो आपकी बहू की बेटी हुई है, देखिए कितनी सुंदर है ना। सुलेखा के ससुर कमलनाथ ने कहा, क्या कहा? बेटी? हमारे खानदान में बेटी नहीं होती, बेटा चाहिए था, बेटा। सुलेखा का पति संजय ने कहा, मुझे तो इससे बात भी नहीं करनी। उसने ना तो अपनी बेटी को गोद में लिया, ना कभी उसकी शक्ल देखी। बच्चे के जन्म के साथ ही मानो हवेली का हर कोना ठंडा और बेरंग हो गया। सुलेखा अकेली पड़ गई, अपनी नन्ही जान को सीने से लगाकर हर दिन अपमान और तानों से लड़ती। एक दिन सुलेखा के पति संजय को किसी तांत्रिक के बारे में पता चला।
संजय तांत्रिक के पास गया और बोला, बाबा, मैं क्या करूं? मुझे बेटा चाहिए, कोई उपाय बताओ। तांत्रिक ने कहा, उपाय है, अपनी बेटी की बलि चढ़ाओ, रक्त की आग में पुत्र की राख से जन्म होगा। उसने बिना कुछ सोचे तांत्रिक की बात मान ली। एक रात सुलेखा अपनी बेटी को लेकर सोई थी, तभी संजय ने चुपके से बच्ची को उठाकर हवेली के तहखाने में ले गया, और जहां अंधेरा रहता था वहीं उसने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। उसके साथ उसका पिता कमलनाथ और एक नौकर भी था। सबने देखा, लेकिन सब चुप थे। उधर सुलेखा की आंख खुली तो बच्ची को ना देखकर तड़प उठी। मेरी बच्ची कहाँ है? वो तो मेरे साथ ही थी। सुलेखा उसे हर जगह ढूंढते हुए आखिरकार तहखाने की ओर भागी और वहां का नजारा देख चीख पड़ी, नहीं, ये क्या कर लिया तुमने? मेरी बच्ची! सुलेखा पागल हो गई। उसके भीतर की मां जल उठी। उसी तहखाने में पड़ा एक बड़ा चाकू उठाया और एक एक करके सबका खात्मा कर दिया। मेरी बच्ची के खून से कोई बेटा नहीं मिलेगा तुझे, सिर्फ श्राप लगेगा तुझे। सब मारे गए और सुलेखा वहीं तहखाने में अपनी मरी हुई बच्ची की लाश को सीने से लगाए घंटों बैठी रही, शायद कई दिन। और फिर एक दिन उसने उस नन्ही लाश को एक संदूक में बंद किया, जैसे वो कोई खजाना हो। सो जा मेरी रानी, अब कोई तुझे नहीं छीन सकता, तू मेरा अनमोल खजाना है। वो संदूक लेकर वहीं तहखाने में बैठी रही। वक्त के साथ सब बदल गया। हवेली सुनसान हो गई, और जब वो एक दिन ऊपर आई तो छत का एक हिस्सा गिर पड़ा। तहखाने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। सुलेखा ऊपर ही रह गई और संदूक नीचे छुप गया। यादें धुंधली हो गई, पर इसका पागलपन वही रहा। सुलेखा की आंखों से आंसू झर रहे थे। सामने बैठे सोहन, स्नेहा, अमर और अमन सन्न थे, जैसे किसी ने उनकी जुबान छीन ली हो। स्नेहा ने कहा, ये सब सच है? बुढ़िया, हाँ, ये मेरा खजाना है, मेरी बेटी, मेरी जान, मेरी दुनिया। सोहन अब गुस्से में बोला, पागल औरत, यह खजाना है, हड्डियां और सड़ती यादें हैं। उसने उस संदूक को लात मारकर दूर फेंक देता है। यह देखकर उस बुढ़िया को बहुत तेज गुस्सा आ गया। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगी, नहीं, मेरी बच्ची है, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बच्ची को लात मारने की? बुढ़िया अब उस संदूक को गोद में लेकर हवेली के अंदर की ओर भागी। उसकी चीखें हवेली की दीवारों से टकराकर लौट रही थी, मेरा खजाना, मेरी बेटी, मुझसे कोई नहीं छीन सकता। सोहन ने कहा, अरे अब बहुत हो गया, पागल औरत ने दिमाग खराब कर दिया, इसको निकालो यहां से, फिर इस हवेली को बेच डालते हैं, चलो। अमर बोला, खजाना तो निकला नहीं, अब हवेली बेचेंगे, चलो। सबने सोचा कि किसी भी तरह बुढ़िया को पकड़कर बाहर फेंक देंगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह इतना भी आसान नहीं होगा। वो लोग हवेली के अंदर की तरफ जाते हैं। उसी समय गांव के और लोग भी पहुंच जाते हैं। उन्होंने सब कुछ देखा और एक साथ मिलकर बुढ़िया को पकड़ने की कोशिश की। सुनील ने कहा, अरे अब बस, तुमने बहुत डर फैलाया, अब तुम्हें रुकना होगा। बहुत संघर्ष के बाद बुढ़िया को पकड़ लिया गया। सोहन उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं पुलिस बुलाता हूँ। हाँ, ये औरत पागल है। पुलिस जल्दी ही पहुंच गई। सोहन ने पुलिस से कहा, सर, हम तो ये हवेली बेचने आए थे, ये औरत हम पर हमला कर रही थी, पागल है सर ये। बुढ़िया बोली, हाँ, मैं पागल हूँ, लेकिन ये हवेली मेरी है, मेरे खून से सींची गई है। तुम लोग इसे अपना कहते हो, क्या सबूत है तुम्हारे पास? पुलिस को बुढ़िया की बात सही लगी, इसलिए उन्होंने उनसे कागज मांगे, सबूत मांगे, लेकिन चारों लोगों के पास कुछ नहीं था, ना कोई दस्तावेज,
ना कोई अधिकार। गांव वालों को भी शक हुआ। मुखिया ने कहा, सोहन बताओ, इस हवेली का इतिहास क्या है? बोलो। सोहन घबराने लगा। उसने हिचकिचाते हुए कहा, वो वो हम तो बस। पुलिस ने जोर से कहा, अरे वो क्या कर रहा है? हमें तूने बुलाया ना, लेकिन अब लग रहा है कि तेरा झूठ पकड़ में आ चुका है। अब चुपचाप सच बोल दे, वरना सीधे जेल ले जाएंगे। तब स्नेहा ने कहा, हमने हवेली पर कब्जा करने की कोशिश की थी ताकि उसे किसी सेठ को बेचकर पैसे कमा सके। सोहन बोला, हाँ, हमें किसी ने यहाँ के बारे में बताया था, तो हमने सोचा कि गांव वालों को बेवकूफ़ बनाकर अपना काम निकाल लेंगे। हमें माफ़ कर दीजिए। पुलिस ने कहा, माफ़ी? हाँ, ज़रूर मिलेगी ना माफ़ी। चलो सीधे थाने, चलो वहीं करेंगे तुम्हें सब माफ़। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया और फिर नरेश और सुनील आगे आए। उसने सबको देखा और बोला, इतनी बड़ी कहानी हो गई, हमें आज पता चल रहा है। देखो भैया, हम गांव वाले, मुझे लगता है कि हमें इस बच्ची का जो है अंतिम संस्कार करना चाहिए। ये ज़रूरी है भैया। फिर सबने मिलकर उस मासूम बच्ची की अस्थियों का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया। बुढ़िया फूट फूट कर रोती। उसकी सालों की पीड़ा अब बह रही थी। उसके बाद पुलिस ने बुढ़िया को एक मानसिक चिकित्सालय भेज दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गांव वालों ने उस हवेली को एक कन्या विद्यालय में बदल दिया। बाहर एक पट्टिका लगी जिस पर लिखा था, सुलेखा कन्या विद्यालय, एक माँ की याद में। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।